सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। आज 12 मई की 13वीं बरसी है ऐसे एक सानहे को जिसने कराची वालों का एक तवील अरसे सब्र आजमाया। आज 13वीं बरसी है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आज से 13 बरस कबल ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 लाशें गिरा दी गईं। 50 लाशों के गिर जाने के बावजूद जो हमारा सिस्टम है, बल्कि मेरा ख्याल है जो हमारा गला सड़ा सिस्टम है, उसका जो अहवाल है वो मेरा नहीं ख्याल कि मैं बता करके आपकी मालूमात में कुछ इजाफा करूंगा, ताहम बताना लाजिम ठहरा। डिक्टेटर के गुमाश्तों और जमहूरियत के मुगन्नियों ने मिली भगत अवाम पर जो कहर ढाया, कौन है कि जिसकी याददाश्तों में वो तमाम मनाजिर महफूज नहीं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरा दिन उस रोज कराची में कत्ल गारत होती रही, मीडिया बराह रास्त कवरेज करता रहा। वो मनाजिर जो आप सोच भी नहीं सकते, आपने अपनी आंखों से ऐन वकू पजीर होते देखे। कानून भी था उस रोज और कानून वाले भी, हुकूमत भी थी, मगर जुल्म जो होना था, जो प्लान कर लिया गया था, वो होकर रहा। डिक्टेटर के तनख्वाहदार और चीफ के जानिसारों के दरमियान ये जो खून की होली खेली गई, इसका खमियाजा उस रोज पूरे शहर ने बिला तखसीस रंगो नस्ल भुगता। अहम बात यह कि इफ्तिखार चौधरी साहब उसके बाद बहाल भी हुए और इज्जत के साथ रिटायर भी। इंसाफ होना था, ना हुआ, यह कोई खबर भी नहीं है। जीआईटी बनाई गई। जाहिर है हमारे मामलात में, हमारे मुआशरे में जीआईटी बनाना तो अब एक चलन सा है। मैं एक और जीआईटी की तरफ आऊंगा लेकिन प्रोग्राम में आगे चल करके। 12 मई की जीआईटी भी बनी। जीआईटी बनी, केस चला, कवरेज हुई, धड़ाधड़ तस्वीरें खींची, पेशियां हुई, मुल्जिमान की गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद जमानतें भी हुई, उसके बाद मामलात भी हुए। जीआईटी ने वसीम अख्तर नामी एक शख्स को, जो उस वक्त सिंध का वजीर दाखिला था, जो बाकायदा अपनी जिम्मेदारी कबूल कर चुका, कराची में सड़कों पर कंटेनर लगा करके जिसने सड़कों को बंद किया, जिसने उस कत्लेआम की राह हमवार की, जिसने मुशर्रफ की तनख्वाह को हलाल किया, जो तनख्वाह उसके कायद या बल्कि कायदे तहरीक के साथ तय की गई थी। मैं अक्सर सोचा करता हूं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बताते हुए शर्म भी नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जनरल मुशर्रफ का बहुत सारी वजूहात की बिना पर फैन हूं, आज तक मैं फैन हूं। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर ये 12 मई ना हुआ होता तो बेहतर था। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 12 मई जनरल मुशर्रफ की फरमाइश पे हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि ये एमक्यूएम की रोजी हलाल करने की पुरानी आदत है। कराची के शहरियों ने उस रोज 50 लाशें देखे, 50 जनाजे उठाए, 50 घर परिवार अपने मुताल्लिकीन से महरूम हुए। दिन भर एम्बुलेंसेस दौड़ती रहीं, मगर आखिर में क्या हुआ? वसीम अख्तर ने अदालत में खड़े होकर के, जीआईटी के सामने खड़े होकर के, इंसानी जानों के ज़िया पर जो ब्लैकलिस्ट किया गया था वसीम अख्तर को, वसीम अख्तर ने इंसानी जानों के ज़िया पर माफी मांगी। अंदाजा कीजिए, वसीम अख्तर को कसूरवार ठहराया उसे एक जीआईटी ने। वसीम अख्तर अपने गुनाहों की माफी मांगता है। जब वसीम अख्तर से सवाल होता है कि कराची में उस रोज सड़कों पर पाए जाने वाले पुलिस वालों के पास असला क्यों नहीं था, तो वसीम अख्तर के पास कोई जवाब नहीं था। और आप देखिए कराची, अहले कराची की बेहिसी, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव देम, आई लव देम, होलसेल में जूता खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आदमी को अपना मेयर कह करके ज्यादा नहीं 4 साल से ढूंढ रहे हैं। ये वो आदमी है जो 30 से जायद मुकदमा जेल से भुगतता रहा, जेल से सारे मुकदमात में इसकी जमानत हो गई यार सानू की। 12 मई के मुकदमे से भी इस शख्स ने बरात ली। यह मामला
इसकी मेयरशिप के हुसूल में रुकावट खड़ी ना कर सका। और ये अहले कराची जो तहजीब व तमद्दुन के दाई और लखनवी तहजीब के मामे बनते हैं, जो कहते हैं कि हमने तुम्हें जीना सिखाया, हमने तुम्हें ओढ़ना पहनना सिखाया, इनकी जरा इंटेलेक्चुअलता देखिए आप। इन्होंने इसी एक इफरीत को अपना मेयर बना करके उसके कांधों पर स्टार्स लगा दिए। सलाम अहले कराची। अल्लाह ताला की जात से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला के मरने वाले अल्लाह ताला की अदालत में इंसाफ होता देखेंगे। ताहम इस मामले में दिल जिस बात पर बाग बाग खुद को महसूस करता है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान में मुअज़्ज़िज़ अदलिया एहसान आज़ाद है। या रब्बे काबा तेरा एहसान, या नबी मोहतरम आपका सदका कि आज हमारी अदलिया भी आज़ाद है। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी नॉर्मल प्रोग्राम की तरफ आते हैं। 12 मई मेरा ख्याल है इतना कड़वा टॉपिक है कि इसके ऊपर बात करना, अपने मेहमानों को कोफ्त में, खुद को ज़हनी अजियत में मुब्तला करना, 12 मई आउट कर दो। पैनल इंट्रोड्यूस करा दें। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख साहब, तवानाई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सूबाई वज़ीर। प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ इम्तियाज़ शेख साहब। शहरियार ख़ान महर साहब GDA से हमारे साथ इस शो में खुसूसी तौर पर शरीक हुए। राना मोहम्मद रशीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और मोहतरम जनाब हाफिज़ हुसैन अहमद सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को आज के शो में खुशामदीद कहते हुए ये बता दूं कि मैंने आज अपना फतवा आप मुअज़्ज़िज़ीन की आमद की वजह से मनसूख किया, बिल्कुल जिसको कहते हैं छोटा सा रखा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे इस्तिफ़ादा कर सकूँ। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर इम्तियाज़ शेख साहब के पास जाऊँगा। इम्तियाज़ शेख साहब, मिजाज बखैर हैं सर? आप ठीक हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी यहाँ बात करने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जनाब इमन सर, पूछना ये था कि अगर आप कुछ एक दो जुमला 12 मई की शान में कह करके और हमारे उस सिस्टम की शान में कह करके आगे बढ़ना चाहें तो फिर मैं कुछ सवाल दाग दूं अगला। देखें जी, 12 मई के बारे में जो आपने बात की तो वो तल्ख हकीकत है कि हर किसी को पता है, और फिर हमारे जुडिशल निज़ाम ने ही फिर उनको रिलीफ दिया, फिर आगे बात बढ़ी और मतलब फिर बढ़कर फिर ख़त्म हो गई। तो मतलब उस पर अफसोस ही कर सकते हैं और दुआ करते हैं कि जिनकी जानें गईं उनको अल्लाह दर्जात उनके बुलंद करेगा, और बेगुनाह लोग मारे गए, और इसकी भरपूर मजम्मत भी करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि जुडिशरी एक दिन जब सही मानों में आज़ाद होगी तो कोई सही फैसले करेगी। सर मैं आपकी फाता हूँ, शहरियार खान महर साहब के पास जाता हूँ। शहरियार खान महर साहब, जनाब मन इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने मजम्मत फरमाई 12 मई के सानिए की। सर आपके ख्याल में जहाँ मरम्मत की जानी चाहिए थी कल्प्रिट्स की, हम सिर्फ मजम्मत पे काम चलाने पे इक्तिफा किए बैठे हैं, ये कोई दुरुस्त अप्रोच है? जनाब बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ चंद अल्फाज में ये कहूँगा कि 12 मई का जो वाक़या हुआ इंतहाई गलत और नाकाबिले कबूल वाक़या हुआ, और उससे ज़्यादा जो नाकाबिले कबूल बात है कि इस दुनिया में करने वालों को वो हज़म हो गया। अब कहीं ना कहीं तो जवाबदेह होंगे, लेकिन उनमें से किसी को सज़ा नहीं आ पाई। ये मेरे ख़्याल से ज़्यादा नाकाबिले कबूल वाक़या था 12 मई के एक्चुअल एक्ट से लेके। दुरुस्त है। राना अरशद साहब हुजूर, जनाब मन ये मुझे बताइए, आपकी जमात के हवाले से 50 रिजर्वेशन हो सकती हैं किसी को, लेकिन एक बात जिसका मेरे ख्याल है मुखालिफिन भी एतराफ़ करेंगे, और वो ये कि कराची में अमन के लिए नून लीग ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात मैं बबांगे दोहल कह रहा हूँ। हकीम सईद मर्डर के बाद पाकिस्तान में सूबे सिंध में अपनी हुकूमत को आपने खुड्डे लाइन लगाने से भी एतराज़ नहीं किया। उसके बाद जो हुआ वो तारीख़ है। उसके बाद कराची ऑपरेशन नामी एक शानदार ऑपरेशन शुरू हुआ जिसके समरात फिर हमने देखे। उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें MQM जैसी, उस वक्त की MQM जैसी इफरीत से निजात मिली। MQM बहरहाल आज भी मौजूद है। उस डिटेल में जाए बगैर जनाब मन इख्तिसार के साथ अगर आप इस पर कोई जुमला कसें तो मैं आगे जाऊँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरुल्लाह आरिफिन से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी फ़हम फ़रासत को दाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि 12 मई 2007 का दिन जो था वो दर्दनाक अलमनाक दिन था, जब वकला और उस वक़्त के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनको कराची हाई कोर्ट बार ने दावत दी हुई थी
9 मई की, और वो शेड्यूल के मुताबिक आ रहे थे, और जो एक नोटिफिकेशन होता है लेकिन इसके बावजूद वो एक शेड्यूल तय था। लेकिन कराची एयरपोर्ट पर वो शेड्यूल्ड और मैं समझता हूँ तयशुदा एजेंडा था, जो वहाँ पर 52 के करीब लाशें गिरी, और हमारे 3-4 हमारे मुस्लिम लीगी, हमारे लेबर विंग के, हमारे चकवाल के दोस्त थे जो वहाँ पर वो भी शहीद हुए। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जिस तरह वकला के चैम्बर्स को आग लगाई गई, जो लोग जिम्मेदार थे वो इंशाल्लाह इस दुनिया पर भी सजा भुगतेंगे और आखिरत पर भी सजा भुगतेंगे। ये हमारा ईमान है। वो कोई भी हो, आज वो देखें कि जिन्होंने जुल्म किया था वो कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। उनको सुकून नहीं मिल रहा कि कोई जुल्म करने वाला जालिम ही होता है। वो आज हो, वो 12 मई वाले दिन का हो या बाद का हो, वक्ती तौर पर उनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन 12 मई का जो वाक़या था पूरी दुनिया में एक दिल हिला देने वाला जुर्म था, जिसमें मैं समझता हूँ कि MKM के नौजवानों ने कलीदी किरदार अदा किया था, और पुलिस के पास वेपन नहीं थे। ये एक साजिश थी। और उस दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुक्का लहराया जा रहा था और कहा जा रहा था, ये देखें हमारे जोरे बाजू की ताकत। हमने कहा था जो आएगा वो ख़त्म हो जाएगा, और वो राना अशरफ साहब, आपकी बात आपका नुक्ता और कन्वे हुआ। मैं आपकी तरफ आता हूँ। मोहतरम हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, आपने इंट्रो यकीनन सुना होगा। 12 मई को हम याद कर रहे थे। मैं इख्तिसार के साथ आपसे ये जानना चाहूँगा जनाब मन, कराची वालों की, अहले कराची की जो आपने उनकी आला ज़रफ़ी मुलाहिज़ा की। हमने उस वक्त के मुशीर दाखिला को जिसने क़िताल पर बाकायदा माफ़ी मांगी, हमने उसको अपने मेयर के तौर पर मुंतखब करके और एक मरतबा फिर ये अजियत मोल ले ली, अरसा 4 साल के लिए। सर, ये मुझे बताइएगा, हमारे इस गले सड़े सिस्टम में सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो कुछ है उस पर मेरा ख्याल है बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की सियासी बसीरत या उमूमी तौर पे जिसको कहा जाए कॉमन सेंस, वो कहाँ गया? अगर आप उस पर कुछ लबकुशाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नवरुल आपका कि आपने इस अहम मसले को उठाया, वरना 12 मई तो आज दीगर किसी हवाले से किसी ने इसे याद नहीं किया। इस बड़े शहर में 50 से ज़्यादा लाशें गिरी, लेकिन उसी दिन मैं इस्लामाबाद था और दुनिया ने भी देखा, मीडिया में भी रिकॉर्डेड है कि उस वक़्त के आमिर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुक्के लहराकर इसकी जिम्मेदारी कबूल की। नंबर 1। दूसरी बात ये कि उनके कुल सूलतकार थे जो कलबीते से बड़े शहर में आज भी हैं, और शायद आज उनमें से कुछ इक़्तिदार के उस किश्ती में भी सवार है। लेकिन नूरुल आरिफीन भाई, मुझे सिर्फ 12 मई याद नहीं होता, बल्कि मुझे लाल मस्जिद, बुगटी का मसला और उसके साथ साथ कत्ल आइन का भी जो ख्याल है, और उसके हवाले से भी जो आपने सवाल किया था वो यकीनन एक इंतहाई अलमिया है कि हम नहीं कह सकते कि आज हमारा अदलिया आज़ाद है। अदलिया शायद सियासतदानों के लिए या दीगर लोगों के लिए या मीडिया के लिए तो आज़ाद है, लेकिन वो जनरलों के लिए और उन लोगों के लिए जो ताकतवर थे या ताकतवर हैं या ताकतवर तबका उन्हें बचाना चाहती है, तो फिर उनको सज़ा नहीं होती। और सबसे अहम बात यह है कि अभी हमारे दोस्तों ने जो बैठे हैं उनको मेरा सलाम, उन्होंने एक बात की और आपने भी फरमाया कि वो कला को कत्ल किया गया, वो कला के चैम्बर जलाए गए, लेकिन हर जज पहले वकील होता है। अफसोस की बात यह है कि न 12 मई के हवाले से उन लोगों को सज़ा हुई जिन्होंने खुद एतराफ़ी जुर्म किया, और न दीगर हवालों से हुआ, न कत्ल आइन के हवाले से जो आइन का आर्टिकल 6 है उसके हवाले से वो मुकदमा आगे चल सका। तो मैं समझता हूँ ये एक हमारा अलमिया है कि आज भी हम उसी मकान पे खड़े हैं कि जहाँ पर ताकतवर के लिए इंसाफ के पैमाने और हैं और कमज़ोर के लिए और है। दुरुस्त है सर। मैं आपकी तरफ आता हूँ। इम्तियाज शेख साहब, सर प्रोग्राम को अब आगे लेकर के चलते हैं। कुछ और मौज़ूआत है जिनका अहाता करने की कोशिश करूँगा। सर, इस वक्त विफाक और सूबे के दरमियान जो सियासी रस्साकशी हो रही है, आप उसके तमाशाई उसको देख भी रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, पूरी कौम देख रही है। जनाब, पूछना ये था, इससे हम हासिल हुसूल क्या करने की कोशिश फरमा रहे हैं? शाह महमूद कुरैशी वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी, इस वक्त जो मैच हो रहा है,
इसका नतीजा किसके हक में आएगा, इससे कता नज़र इस एक वक्त में कि जब कि सियासी हमाहंगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल है कौम को है और शायद उससे ज़्यादा सियासतदानों को। सर, ये क्या करने की कोशिश की जा रही है? वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो जलाल दिखा रहे हैं, जबकि उनकी तबीयत में जलाल पाया नहीं जाता, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ। बिलावल भुट्टो साहब दंदान शिकन जवाब देते पाए जा रहे हैं, आईना दिखाने की कोशिश फरमा रहे हैं वज़ीर ख़ारजा को। कुछ रहनुमाई फरमाइएगा। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें नूरुल आरफीन साहब, ये सिलसिला जो है ये कोई नया सिलसिला नहीं है, क्योंकि जब से ही मतलब पीटीआई की हुकूमत आई है तो इस तरह के हमले सिंध हुकूमत पर होते रहे हैं और मतलब वक्तन फ़वक्तन झूठे इल्ज़ामात और इस तरह की तहमतें लगा कर और फिर कभी कुछ। अभी आप हाल ही में कोरोना का हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि लेटेस्ट वही है कि उसमें जिस तरीके से वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने जिस तरह लीड ली, जिस तरह उन्होंने 26 फरवरी से ही इस काम को शुरू किया और तेज़ी के साथ आगे ले गए और बाकी सूबों ने और मरकज़ ने उसके पीछे ही फिर उनके इक़दाम किए जो सिंध ने किए थे, वो उनको पसंद नहीं आया। फिर कभी वफाकी वज़ीर और भी आए थे इधर, जैदी साहब भी आए, फिर वाडवा साहब भी आए, फिर कुछ और लोग भी आए। उन्होंने बजाय ये कि हमें मतलब हमारे उस मुस्बत जवाब का, उस मुस्बत ऑफ़र का जो कि हमारे चेयरमैन ने भी दी, वज़ीर आला ने भी दी, ख़ुद मीटिंगों में दी कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं और इस पर अकेला कोई सूबा इस पर काम नहीं कर सकता, तो हम मिलकर करें और एक ही पेज पे होकर करें। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मतलब बजाय के काम को सराहते, बजाय के मदद करते, बजाय के उसको मतलब उसमें हमारे हाथ बटाते, उन्होंने उल्टा हम पे हमले शुरू कर दिए। कभी कुछ इल्ज़ाम, कभी कुछ इल्ज़ाम, कभी कुछ इल्ज़ाम, और साबित कुछ भी नहीं कर सके और उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया जिनको कुछ पता ही नहीं था। अब आज मैं तो हैरान हूँ शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो उन्होंने आज बयानात दिए, जिस तरीके से उन्होंने हमले किए, और मतलब यहाँ तक कि शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे इंसान से इस तरह की तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह की बात करें। फिर उन्होंने एक लिसानियत की बात कर दी कि जी मतलब, फिर ये कहा कि जी कराची में तो हमारी अक्सरियत है। तो भाई मतलब ये सूबाई और शहरों की अक्सरियत तो पार्टियां नहीं देखती, वो तो देखती हैं ओवरऑल क्या होता है। तो फिर इस तरह तो फिर आप लोगों के पास लाहौर में अक्सरियत नहीं है, वहाँ तो नून की अक्सरियत है, तो क्या शहरों की अक्सरियत देखेंगे? तो मतलब उनको इस तरह सुलझे हुए आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तो बिलावल साहब ने तो ज़रूर उनको जवाब देना था। कभी 18वीं तरमीम ले आते हैं, कभी NFC अवार्ड ले आते हैं। भाई ये वो टाइम नहीं है, अभी हम मिलकर काम करने की हम आपको बात कर रहे हैं, बार-बार कर रहे हैं। शहरियार खान मेहर साहब, आपको ज़हमत कलाम देना चाहूँगा। वज़ीर ख़ारजा सिंध के एक और दाई निकल आए हैं, सिंध के एक और जो हैं वो वारिस पैदा हो गए हैं और वो निकले हैं वज़ीर ख़ारजा मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने बताया कि सिंध हमारा है। उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासत से तासुब की महक आती है। सर, आपकी तरह मैं भी सिंधी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों सिंधी हैं। ये मुझे बताइए, वाकई पीपल्स पार्टी की सियासत में आपको भी तासुब की महक आती है, या ये विफाक तक बिला वजह ये महक जो है वो पहुँच रही है और उनको डिस्टर्ब कर रही है? देखें, ये तो अभी इन्होंने कुछ दिनों में सिंध गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली खुद ही जाहिर कर दिया कि ये तासुब और इस पे मबनी हरकतें और चीज़ें करते आए और करते रहें। शाह महमूद कुरैशी साहब का जो सिंध कार्ड वाला पॉइंट था, उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। आप देखें, कुछ चीज़ें मीडिया पे आती हैं और फ़ौरन गायब हो जाती हैं। अब थोड़े दिन पहले निसार खोड़ो साहब जो इनके सीनियर वज़ीर रहे हैं और एक सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी आपने तासुब भरी तकरीर सुनी थी गवर्नर के रिमार्क्स के, जिनका कहीं कोई रेलेवेंस नहीं था, जो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। गवर्नर की कोई कहीं स्टेटमेंट किसी वेब चैनल से, जो कि पता नहीं ऑथराइज्ड है नहीं है, वहाँ से उन्होंने पकड़ी कि गवर्नर साहब ने कहा है कि सिंध के लोग अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। वेरएस गवर्नर साहब ने उस चैनल पे भी ये, जो मैंने पढ़ा उस पे वेब पे, उन्होंने ये कहा था कि कोरोना के हवाले से सिंध के लोगों को सही एजुकेट नहीं किया गया। अब ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लेकिन निसार खोड़ो साहब ने जिस तरह की स्पीच की और जिस तरह का एक तासुब फैलाने की कोशिश की कि लोगों को एक मुंतशर कर दूं सिंध की आवाम को इनके ख़िलाफ़, तो ये तो इनके शुरू से कारनामे रहे हैं। देखें, 12 साल आप जब परफॉर्म नहीं करते, आप सिर्फ करप्शन को तवज्जो देते हैं। 114 बिलियन आपका इस साल का बजट था हेल्थ डिपार्टमेंट का, उससे आधा भी अगर वक्त पे लगाया हुआ होता तो आज ये हालात ना देख रहे होते कोरोना के। राइट सर, राना अरशद साहब के पास जाऊंगा, इससे पहले कि मुझे ब्रेक की कॉल दी जाए। शहरियार मेहर साहब, आपसे आपकी इजाजत के साथ कथा कलामी की गुंजाइश निकाली मैंने। राना अरशद साहब, सर, इससे पहले कि वक्त कम पड़ जाए, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ,
सिंध की तरह पंजाब में भी लोहा मनवाने का अज़्म जाहिर किया है वज़ीर ख़ारजा ने। पंजाब में लोहा बनवाने वाला बयान बहुत मानी खेज नहीं है सर? नूरुल आरिफीन साहब, मैं आपकी फ़हम फ़रासत को दाद देता हूँ और वाकई जो शाह महमूद कुरैशी साहब है वो जलाल वाले हैं नहीं, लेकिन वो खुशी से समाये नहीं बर्दाश्त नहीं कर रहे कि वो शाह महमूद अपना जवेद हाशमी साहब के जाने से उनकी बड़ी खुशियाँ थी, फिर तरीन साहब का थोड़ा सा खुडे लैन लगने से वो खुश हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब का कौमी असम्बली में ना आना, सेनेट में ना आना, और फिर शाह महमूद कुरैशी छिक्के पे आठा और आठे पे दासा लगा रहे हैं। ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो शायद भूल गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब खुद MPA की सीट पर कंटेस्ट कर रहे थे मुल्तान से, और वो एक आम न्यूट्रल वर्कर से लूज़ कर गए थे क्योंकि वो उम्मीदवार थे पंजाब से चीफ मिनिस्टर के, और उनकी किस्मत में वो नहीं थी। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आज, क्योंकि वो हमारे साथ मुस्लिम लीग नून का भी हिस्सा हुआ करते थे, उनके वालिद साहब भी हमारा हिस्सा हुआ करते थे, उसके बाद फिर वो पार्टी में गए, और जिस दिन वो PTI में जा रहे थे हमारे पास भी उन्होंने अपना पैगाम देकर भेजा था कि चीफ मिनिस्टर की सीट दे दे, नून के पास आ जाते हैं। इसलिए इंतहाई सनसनीखेज या शायद इंतहाई अहम इंकशाफ आपने किया है जिस पे हंसी रोकना बहुत मुश्किल हो गया है और नजरियाती सियासत की दावे होते थे। मैं तमाम मौजूद मेहमानों से इस्तदा करता हूँ कि थोड़ा सा तवक्कुफ इंतजार की ज़हमत में मुब्तला करना चाहूँगा, खुसूसन हाफिज़ हुसैन अहमद साहब को। ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो इंशाअल्लाह ताला आप ही से गुफ्तगू करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? हाफिज हुसैन अहमद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है बिल्कुल। हाफिज हुसैन अहमद साहब, सर ये मुझे बताइए, वफाक वर्सेस सूबा इस वक्त जो फुटबॉल मैच खेला जा रहा है उससे बिल्कुल बरक्स, यानी 180 डिग्री का गालिबन ये यू टर्न है। बाकायदा प्यार मोहब्बत के गीत गाने ही रह गए, ये मोहब्बतों का, सियासी मोहब्बतों का डुइट जो गाया जा रहा है नून लीग की तरफ से फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये देखकर आदमी जानमाज बिछाए 2 रकात नफिल दाग दे या क्या करे सर? कल ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो बिलावल साहब का शुक्रिया अदा किया, सिंध हुकूमत की नज़र उतारी, आमन्ना सदकना किया। आज राजा ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी सिंध हुकूमत को काम करने से रोका गया। सर हैरा हूँ, दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं। देखिए नूरुल आरिफीन भाई, बुनियादी बात यह है कि एक अफसोसनाक अलमिया हमारे यही है, इस वक्त मुल्क जिन हालात में गुजर रहा है और जिन हालात से हम दो चार हैं, उस हवाले से हमें यकजहती की ज़रूरत है। और आप देखिए कि हमारे जो समाजी फासलों की बात सुबह से शाम तक मीडिया, डॉक्टर, हमारे हुक्मरान, अपोजिशन सब करती है, लेकिन वो समाजी फासले तो देखने में नहीं आए। अलबत्ता कौमी असम्बली के इजलास में सियासी फासले बहुत ज़्यादा देखे गए, और हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन जिन्होंने इस कौमी असम्बली के इजलास को इन नाजुक हालात में कोरोना के मामलात के हवाले से बुलाया था, तो उसमें जो कुछ सामने आया है वो इंतहाई तकलीफदेह है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि कायदे ऐवान भी नहीं आए और कायदे इख्तिलाफ भी नहीं आए। तो हम समझते हैं कि इस वक्त दोनों तरफ के लोगों में ये बात है कि दोनों तरफ से इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों का दोनों को एहसास नहीं और इसे संजीदा नहीं ले रहे हैं। बाकी जहाँ तक शाह महमूद साहब का ताल्लुक है तो यकीनन उनकी पुरानी जमात है, मैं तो उन्हें तलाक याफ्ता नहीं कहूँगा, अलबत्ता वो खुला लेकर ही यहाँ इस तरफ आए थे, लेकिन उन्हें इस अंदाज में इस हवाले से संजीदा है हमारे साथ रहे हैं पार्लियामेंट में, इस अंदाज में और इस इजलास में कम अज़ कम ये बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि जो काम मुस्लिम लीग नून बहसीयत हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात के नहीं कर सकी है, वो पीपल्स पार्टी जो कर रही है वो उसके हवाले से
उनको शाबाश दे रहे हैं कि उनके कंधों पे रख कर जो तीर चला रहे हैं। इस वक्त हिकमत, सियासत और मुल्की हालात का तकाजा ये है कि इस वक्त न सिंध कार्ड इस्तेमाल किया जाए, न पाकिस्तान कार्ड इस्तेमाल किया जाए, न किसी और सूबे का कार्ड इस्तेमाल किया जाए, बल्कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के हवाले से और उनकी मुश्किलात के हवाले से और इस वक्त जो आजमाइश है उससे नबरदाज़मा होने के हवाले से न सिर्फ तजावीज़ दी जाए बल्कि ताउन किया जाए। पीपल्स पार्टी ने इन तमाम तक चीज़ों के बावजूद, तो मैं समझता हूँ बिलावल ने कम उम्री के बावजूद हुकूमत को पेशकश की कि अगर बात करे, तो मैं समझता हूँ कि अब भी वक्त है कि उसका मुस्बित जवाब अगले इजलास में दिया जाए और इन मामलात को किसी और वक्त के लिए रखा जाए। जी जनाब इमाम, आपका नुक्ता कन्वे हुआ। इम्तियाज अहमद शेख साहब, सर मैं आगे बढ़ाऊंगा बात को। मुर्तज़ा वहाब साहब का जिक्र खैर अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि बरमहल होगा। सर मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बयान दिया है, ज़ाहिर है ये उसी कंटिन्यूएशन में मुर्तज़ा वहाब साहब ने वफाक बमुकाबला सूबे में अपना हिस्सा डालते हुए उन्होंने पहले तो ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जी हम किसी किस्म की असबियत जो है वो नहीं बरत रहे हैं, लाउड एंड क्लियर उन्होंने कह दिया। दूसरी बात करते करते शायद जुबान फिसल गई, हिट विकेट हो गए वो। सर उन्होंने कहा कि सिंध की वजीर सेहत काम करती हैं इसलिए नज़र नहीं आ रही, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हैं। इसी से कुछ दिलजलों ने न जाने क्यों वज़ीर आला सिंध पर यह तोहमत धरी है कि वो बावजूद सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होने के मीडिया कवरेज इंजॉय कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भुगता रहे हैं, रोज़ाना रात गए भी वीडियो बयान दाग देते हैं, हमें बताते हैं कि कोरोना इस वक्त तक दीवार के कौन से कोने तक पहुंच चुका, कोरोना इस वक्त कराची के कौन से इलाकों में महज परवाज है। सर कुछ कहिएगा। ज़रूर कहेंगे। मुर्तज़ा वहाब ने बिल्कुल सही कहा, मुर्तज़ा वहाब ने कोई गलत बात नहीं की। हमारी हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल काम कर रही हैं और दिन रात काम करती हैं। और मतलब ये और बात है कि किसी को मतलब वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम नहीं करती। और वज़ीर आला सिंध अगर किसी को बता रहे हैं पूरी सूरत हाल के बारे में अपने आवाम को, लोगों को और दुनिया को कि ये सूरत हाल है, तो वो दुनिया जहान के लोग भी बताते हैं। इस तरह मरकज़ में भी बताते हैं, इस तरह न्यूयॉर्क का गवर्नर भी बताता है, इस तरह ट्रंप भी बताता है। तो मतलब अगर वो वज़ीर आला ने बता दिया तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं हो गई। और जो भी बात करते हैं वो मतलब आवाम की आगाही के लिए करते हैं और उनको ये बताते हैं कि जी ख़तरा ऊपर है, आप एहतियात करें, और बार बार उनको फैक्ट फिगर के साथ बताते हैं। नंबर 2, हमारे भाई शहरयार ने बात की परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस हमारी अगर ख़राब होती तो हम इलेक्शनों में पुराने वोटों से ज़्यादा जीत के नहीं आते। हेल्थ डिपार्टमेंट की उन्होंने बात की, तो मैं बताऊं कि NICVD, चांडका मेडिकल, गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, DHQs, THQs, साइबर नाइफ, रेडियोलॉजी के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट के ज़माने में बने हैं और बेतहाशा इस तरह हैं। मतलब SIUT हो गया या इंडस हॉस्पिटल हो गया, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से हम उनके साथ मदद में होते हैं, वो हमारी मदद में होते हैं। तो मतलब हमने, और ट्रामा सेंटर्स पूरे 30-30, 40-40 किलोमीटर में ट्रामा सेंटर्स बन रहे हैं और अभी वो मतलब उनको ऑपरेशन और फंक्शनल किया जा रहा है। खुद शहरयार महर के गांव में जहाँ उनका हल्का है लक्की, वहाँ भी ट्रामा सेंटर बना हुआ है। तो मैं कहने का मकसद यह है कि गलतियाँ जब लाखों करोड़ों लोग होंगे तो उसमें कुछ गलतियां, खामियां भी ज़रूर होती हैं और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। इस कोरोना में आप देखें, मतलब सुबह से रात तक वज़ीर आला हों, वज़ीर हों, पार्टी के लोग हों, अपने अपने हलकों में हुकूमत में नज़र आएंगे आपको काम करते हुए। और मैं तो ये पूछता हूँ कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तो GDA कहाँ नज़र आई? GDA ने क्या किया? PTI ने क्या किया? सर आपको अंदाजा नहीं है, GDA आपकी ऊपर वाली विंडो में मुस्कुरा रही है। जरा थोड़ा सा उनसे निमटने की इजाजत चाहूंगा। शहरयार महर साहब, सर ये मुझे बताइएगा, आप यकीन जानिए मैंने ये टैगलाइंस लिखी हुई थी और मेरे ये नहीं सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख साहब ने अपनी जो है वो शफ़क़त से मजबूर होकर के उन्होंने खुद ही जिक्र फरमा दिया गंबट इंस्टीट्यूट और SIUT। सर सवाल पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी वो काम जो फ़राइज़ में शामिल हैं वो ज़रूर गिनवा देती है, गिनवाने भी चाहिए क्योंकि हुकूमत ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए अगर काम किया है तो ठीक है। लेकिन सर दूसरी जानिब अगर मैं देखता हूँ तो कन्फ्यूज़ आ जाता हूँ। ये खबर एक मरतबा फिर मुझे नज़र आ गई जो मैंने घर में नहीं छापी। ये खबर बता रही है डिग्री और 7 में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। अमजद वज़ीर आला के अपने हल्के में सरगजीदगी का निशाना बना। 7 साल आशिर को वैक्सीन मिल गई, 6 साल अमजद को नहीं। कितने ही लोग, कितने ही बच्चे कुत्तों के काटने की वजह से मर चुके हैं। सर
अगर खुदा न खास्ता किसी को कुत्ता काटे और उसको मैं इम्तियाज शेख साहब की ये बात बताऊं कि देखो भाई नाराज मत हो, गम्बट इंस्टीट्यूट भी बना है, ऐसा यूटी मुझे जरूर जवाब देने दीजिएगा प्लीज आप। सर मैं शहरियार मेहर साहब के पास जाऊं अगर आपकी इजाजत हो। शहरियार मेहर साहब आप जाएं, लेकिन ये जो आपने बात की है तो उस पे मैं जरूर उस पे ये जो रिस्पॉन्ड करना इम्तियाज साहब चाहता ने हूं, बातें इम्तियाज की या जो आप कह रहे हैं, आप जो इन्होंने बातें की या जो आप सवालात उठा रहे हैं, मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने कोई शक नहीं, NICVD क्या 12 साल में आपकी हुकूमत और बजट अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो 1000 अरब तो कहीं नहीं गया जो हेल्थ डिपार्टमेंट को इस 12 साल में मिला होगा, मिनिमम 1000 अरब। उसके बावजूद आप गिनवाएं मुझे SIUT के जो ऑलरेडी एक्स्टेब्लिश चीज़ की जिसको आप देते हैं, कभी 0.5 बिलियन, कभी कितना सालाना बजट में एडिशन, इंडस हॉस्पिटल एक्स्टेब्लिश चीज़ थी उसको आप देते हैं। ये आपके वाकई फ़र्ज़ हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं आपके इन कामों से सिंध की रिक्वायरमेंट 10 से 15% से ज़्यादा पूरी नहीं हो रही। इस वक्त आपके पास जो सबसे बड़े मसले हैं, आज भी उसी तरह ज़ोरों शोर से करप्शन जारी है। क्या इम्तियाज़ साहब बताएंगे कि DG हेल्थ को 20 ग्रेड के ऑफिसर को हटा के एक 19 ग्रेड का ऑफिसर आज क्यों लगाया गया? उससे 4 करोड़ रुपए डिमांड कर दिए गए। 7 करोड़ रुपए का जो इनिशियल कोरोना का बजट कोरोना के लिए इन्होंने रिलीज़ किया, साथ ही इनका मोहतरमा जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं उनके PS पहुंचे, मुझे बात पूरी करने में, आप वहाँ पहुंचे जाके और उन्होंने जाके उनसे 4 करोड़ डिमांड किए, जब नहीं दिए तो उसको उठा के वहाँ से बोलने देंगे तो मैं बताऊंगा ना, जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप शुरू हो जाते हैं बीच में। तो आप गलत बात करेंगे तो आप उससे जाके वो जब उसने नहीं दिए पैसे तो उस बेचारे को उठा के वहाँ फेंक दिया। आप सबूत लगा दें। शिकारपुर की हालत यह है कि 50 करोड़ इन्होंने सूबे के लिए रखे हैं कुत्तों की वैक्सीनेशन के लिए। क्या ये गिनवाएंगे कि इन्होंने कितने कुत्तों की वैक्सीनेशन की है? हर जिले की अस्पताल में कोई कदम उठाया है? वैक्सीनेशन है, ये सब बातें हैं, ये बातों में इतने अच्छे होते हैं हमारे पीपल्स पार्टी वाले कि ये CM साहब आके रोज परफॉर्मेंस अपनी बताते हैं कोविड के हवाले से, ये क्यों नहीं बताते कि बजट को किस तरह एक्सपेंड किया जा रहा है? सर अभी आपके कहे पर मैं इनसे पूछे लेता हूं इम्तियाज साहब, सर जल्दी से अगर आप अपना रिस्पांस दें फिर कल जाके तो आपने लाड़काना में एस्टैब्लिश किया है। देखिए जी, चोरी से आज भी बाज नहीं आ रहे और आप बातें कर रहे हैं कि आप कोरोना को संभाल रहे हैं और आपके मरकज आपको फॉलो कर रहे हैं। आपको किस तरह फॉलो कर रहा है कि ये CM की कैबिनेट स्पीचेस देख के वो ICC आगे तकरीर करते हैं और वो सुन के हम खुश हो जाएं आपकी बातों से? CM साहब की सवाए बातों की हद तक इसी तरह मुर्तजा वाब साहब की ये आज भी वही कारोबार जो पीपल्स पार्टी करती रही है 12 साल से वो जारी है। 90 रुपए के जो 100 मास्क इनको मिल रहे थे वो 590 रुपए के ये खरीद के आए। किट्स जो WHO ने रिकमेंड नहीं की थी ब्लड सैंपल्स वाली वो ये खरीद के मुझे आए। किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, कसम खा रहा हूं। थोड़ा सा अगर आप मौजूदीन तवक्कुफ फरमाएं तो मैं राना अरशद साहब के पास जाऊं। राना साहब जनाब मन ये मुझे बताइएगा, मैं आपकी तरफ पहले मौजूदीन में तो लाएं कि ये पहले जब मैं बात कर रहा था तो उस वक्त ये किसी को बोलने नहीं दे रहे थे कि ये बात ना कोई सुन ले कि इन्होंने अभी क्या करप्शन किया। सर मैं आपसे सब्र की तलकीन करते हुए मेरे से दोबारा बोले क्योंकि इन्होंने तो कुछ बीच में बोलते रहे, मेरी आवाज शहरियार साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। किसी की टर्म में नहीं बोला। राना साहब जाती वजूहात मुझे कोई नहीं है, जाती प्रॉब्लम्स आपकी थी जो आप उधर गए। राना साहब सर थोड़ा सा मुझे जाती प्रॉब्लम ना आपसे ना पार्टी से, मेरा कोई जाती प्रॉब्लम है जो आपसे शहरियार साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही। शहरियार साहब थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। गुस्सा लग गया है, इम्तियाज साहब राना साहब गुस्सा लग जाता है इनको। मेरे भाई GDA के पास गुस्सा क्या आप चोरी से इम्तियाज कोरोना के साहब मौके और पे शहरियार साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। आप दोनों मौजूदीन में आपकी तरफ आता हूं। ये मुलाकात इंशाल्लाह आगे भी जारी रखेंगे। मेरे दो मेहमान वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा तवक्कुफ। आप मुझे बताएं कि उस राना 50 करोड़ में मैं आपको बताऊंगा तो फिर दीगर लोगों को क्या बताऊंगा। थोड़ा सा तवक्कुफ शहरियार साहब, इम्तियाज साहब, राना अरशद साहब, आप स्मार्ट साबित हुए, आप खुद कूद पड़े। सर ये बताइए शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं, शहबाज शरीफ साहब क्यों नहीं शामिल हुए असेंबली के सेशन में? कोई हाथ लग गया मेरा। नूरुल आरफ साहब हमने रेजोल्यूशन दी जो शहबाज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले दिन से लेकर आज तक है। हम कोरोना पर सियासत नहीं करना चाह रहे थे और ना आज कर रहे हैं। हमारे कैद नवाज शरीफ साहब का भी यही हुक्म और यही डायरेक्शन है। शहबाज शरीफ साहब अल्हम्दुलिल्लाह बैठकर काम कर रहे हैं। हमने APC की बात की और जब इमरान खान साहब APC में तशरीफ लाते हैं, अपना खुतबा फरमाते हैं और चले जाते हैं। उनके पास ना तो कोरोना इशू पर वक्त है, ना वो कश्मीर काज के लिए उनके पास वक्त है और ना ही कौमी इशू के पर उनके पास वक्त है। और फिर ये देखें कि रेजोल्यूशन हमने दी, कौमी असम्बली में भी प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, सेनेट में भी नहीं आए और फिर वो इंसल्ट करते हैं
मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये शायद वो शक्को शुबहात में इतने बह गए हैं कि उनकी हुकूमत 3 मेंबरान से है और वो भी इत्तेहाद के साथ, जिसमें जीडीए शामिल है, जिसमें मैंगल साहब शामिल हैं, जिसमें काफ लीग शामिल है। और आज डे बाय डे मरीज बढ़ते जा रहे हैं, 33,000 से क्रॉस मरीज कर चुके हैं। और पंजाब में लाहौर में क्वारंटीन सेंटर के अंदर 90 करोड़ का डाका पड़ चुका है। वो लोग वहाँ पर भूख से मर रहे हैं और उनके खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं। वहाँ पर नीचे 2 साइड पर वाशरूम है। उसी तरह गुजरांवाले आप देख लें कि एक शादी हाल को किराए पर लिया गया है, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखा जा रहा है। पंजाब में डॉक्टर के पास पीपीई किट्स नहीं हैं और जो डायग्नोज वाली किट्स प्रोवाइड करनी है वो भी नहीं दे रहे। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब पूरी दुनिया में शुरू से उनका एक ही मिशन है, पैसे मांगना। वो मांगते जा रहे हैं। चीनी स्कैंडल कहाँ पे है, आटा स्कैंडल कहाँ पे है, और बिजली स्कैंडल कहाँ पे है। गीबत से परहेज करें। हम आगे जाते हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब के पास। हाफिज साहब, सर ये मुझे बताइएगा, इस वक्त 18वीं तरमीम के बड़े चर्चे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो हैं वो उसको डिफेंड करने पर तुली हैं और हुकूमती बेंचेस की जानिब से उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है गाहे बगाहे। सर ये मुझे बताइए, हलशुदा मसाइल को ना छेड़ा जाए, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। जब हलशुदा मसाइल से ही कुछ मजीद मसाइल जन्म लें तो क्यों कर बात नहीं की जा सकती एक ऐसी मुत्तफ़िका तरमीम की जिस पर बात करना तो कतई कोई गुनाह नहीं है। देखिए, पहले तो मैं अपने दोनों दोस्तों को, जिस बड़े मोहतरम है इम्तियाज़ भाई और शहरयार भाई, उनकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि वो आपके प्रोग्राम को पार्लियामेंट का इजलास न समझें और ज़रा अकेले अकेले अगर बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम कौम को भी और अपने आप को भी समझा सकेंगे। अगर किसी की गलती हो तो वो उससे सबक भी हासिल कर सकेगा। दूसरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि जहाँ तक 18वीं तरमीम का ताल्लुक़ है तो यकीनन ये एक आइनी तरमीम है और आइनी तरमीम के लिए एक मामूली फर्द को भी पता है कि कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत दरपेश होती है। इस वक्त जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि इस वक्त तो हमारी मौजूदा हुकूमत जनाब इमरान खान साहब की जो है वो भी मेंगल साहब और उसके साथ साथ MQM और कुछ हमारे काफ लीग के चौधरी बिरादरान के बलबोते पे खड़ी है, तो इसलिए इनको लिए मुश्किल है कि वो कोई ऐसी बात करे। तो मैं समझता हूँ कि वैसे अगर आपके पास वो अक्सरियत नहीं है, उसके बावजूद अगर आप एक दूसरे पे जो है संगबारी करेंगे, हाँ मुफाहमत के हवाले से तो यकीनन ये बात हो सकती है कि जब APC बुलाई गई थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब तकरीर के बाद बैठ जाते, या कल का जो इजलास था उसमें कायदे इख्तिलाफ भी तशरीफ़ लाते, क्योंकि वो लंदन से पाकिस्तान तो आ चुके हैं, वहाँ भी तशरीफ़ ले आते तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद। आज तो वो पहले भी नहीं मिलाते थे, अब तो वैसे डॉक्टरों ने मना कर दिया एक दूसरे साथ मिलाने के लिए। तो इसलिए तो मैं समझता हूँ दूर दूर रहकर भी उन मामलात को हल किया जा सकता था। 18वीं तरमीम के होते हुए जो इस वक्त विफाक और सूबों के दरमियान जो सोकनापन और जो कशमकश है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इसके बाद क्या होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि एक छोटे सूबे में होने के हवाले से कि 18वीं तरमीम में भी अगर कोई ऐसी बातें हैं जो मुश्तरका मफादात के हवाले से हो या विफाक में जो हुकूमत है उनके लिए मसाइल मुश्किलात हों, क्योंकि हो सकता है कि कल पीपल्स पार्टी किसी और पार्टी जो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखते हो, कल उनकी विफाक में हुकूमत हो तो उनके लिए मसाइल हो। ये मामलात उस वक्त हो सकते हैं जब आप एक दूसरे का एहतराम करेंगे, शीर व शकर रहेंगे और एक दूसरे को समझा कर और साथ लेकर चलने की बात करेंगे, तो तब कहीं जाकर वो सूरत हाल पैदा हो सकती है। अलबत्ता मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो बताएंगे। मुझे तो वहाँ ये बात समझ आ रही है कि शायद 18वीं तरमीम के हवाले से नून लीग का वो स्टांस नहीं है, वो उनका मौक़िफ़ नहीं है जो हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बेवक्त की रागनी होगी। बेवक्त की रागनी, गॉट योर पॉइंट सर। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं स्ट्रेट अवे जाऊँगा
इम्तियाज़ शेख साहब के पास। इम्तियाज़ शेख साहब, सर सवाल मेरा आपसे कुछ मुख्तलिफ है। सवाल ज़रा पुराना है, वक़ूआ ज़रा पुराना है, लेकिन चूँकि आप इस वक्त दस्तयाब हुए हैं, उन दिनों में आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ, लेकिन आज पहली मरतबा आपके दस्ते शफ़क़त से फैज़याब हो रहा हूँ बफ़ज़ल ताला। सर स्ट्रेट अवे मैं आपसे एक सवाल दागता हूँ और मुझे आपकी आला ज़र्फ़ी से पूरा यकीन है कि आप मुझे बिटवीन द लाइन आंसर से नवाजेंगे, ताकि उसके बाद फिर मैं अपने प्रोग्राम में आगे की तरफ जाऊँ। सर एक हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर, एक पीएसपी ऑफिसर, सिंध के 2 वज़रा बशमूल आपके इंतहाई संगीन नौइयत के इल्ज़ामात दागता है, अपनी रिपोर्ट में फाइल करता है। वो लिखता है कि आपके कच्चे के डाकुओं से ताल्लुकात हैं, आप पता नहीं क्या करते हैं और क्या करते हैं, और सईद गनी साहब जो है वो मनशियात फरोश और पता नहीं क्या क्या, वो सब उन्होंने लिखा। जनाब मन, पूछना यह था कि ये एक ऐसा अफसर था कि जिसकी अहलियत पर उसके आला अफसरान भी उंगली नहीं उठा सके। ये वो अफसर था कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने राव अनवार केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर लगाया। उसने आपको डाकुओं का सरपरस्त बताया, उसने सईद गनी साहब को मनशियात फरोशों से पता नहीं क्या क्या वो मामलात थे वो किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्टिव्स थी कि यहाँ इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए बाकायदा एक JIT फॉर्म की जाए। सिंध सरकार ने अपनी इख्तियार को लागू करते हुए, अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हुए, बजाय JIT बनाने के एक महकमा जाती इंक्वायरी शुरू करा दी, यानी इंक्वायरी दर इंक्वायरी। वो इल्ज़ामात जो ऑथेंटिकेट किए जाने मकसूद थे सिंध सरकार को, वो काम शुरू करा दिया गया। सर एक पुलिस अफसर, उसके इल्ज़ामात, उसकी रिपोर्ट, अदालती फैसला, JIT बनाने का हुक्म आपका ना मानना, ये बजाते खुद किया है, इस पर तबसरा आप ही पर छोड़ता हूं। और दूसरी बात, आपके वज़ीर आला की नाक के नीचे, आपके मर्जी के IG की नाक के नीचे क्या डॉक्टर रिजवान की फाइल करदा रिपोर्ट पर क्या गैर जानिबदाराना इंक्वायरी हो सकती है? आप तो लगता है कि आप ये लगता है कि आप कोई आपको किसी ने बहुत ही गलत ब्रीफिंग दी है। वो कोई हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर कभी भी नहीं रहे, न हैं न थे। और नंबर 2, न ही कोई किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट तो खैर बड़ी बात है, किसी कोर्ट ने भी JIT बनाने की कोई हिदायत नहीं दी है। और उसके अलावा जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, हमने उनका जवाब दिया, उसका अभी तक उसने वापस जवाब नहीं दिया। और अभी उसके हवाले से मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो एक SP ने अगर ज़ाती दुश्मनी पर, वो जो IG साहब थे पुराने, उनके और जो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, उसके तहत उन्होंने ये किया, वज़ीरों को, गवर्नमेंट को ख़राब करने की सूरत हाल की। तो मतलब ये तो आप, ये तो एक SP है। मैंने तो ये चैलेंज किया था कि पिछले 10 SSPओं को उनसे आप सामने बिठा के TV के सामने, आवाम के सामने पूछ लें, अगर वो 10 में से एक भी कह जाए कि ये खबर रिपोर्ट सही है उसकी, तो जो सज़ा हो हम भुगतने को तैयार। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक अफसर ज़ाती दुश्मनी में, ज़ाती मुखालफत में, और उस वक्त हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साजिश के तहत वो मतलब किसी को डैमेज करे तो बस वो आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए। और उसके कहने से, और पुलिस की जो मतलब रिपोर्टें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो आपसे भी छुपी हुई नहीं है, लोगों से भी छुपी हुई नहीं है। इसीलिए हमने यही कहा, हमने वज़ीर आला को कहा कि आप अपना इस पर इंक्वायरी कराएं और आप उसको वेरीफाई करवाएं रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट फिर उन्होंने IG को भिजवा दी है। और पुलिस अपने तौर पे जो कुछ भी कर रही है इसको वेरीफाई करे, इसको JIT बनाए, हाई कोर्ट का जज करे इसको। मुझे उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने सईद गनी के ख़िलाफ़ भी गलत इल्ज़ाम लगाए थे, वो भी ज़ातियात की बुनियाद पे थे, और मेरे भी ख़िलाफ़ भी। मैं उससे उस वक्त तक तो बहुत अच्छा था जब तक मतलब हम साथ थे। अचानक ही मेरे पास वो शॉट्स हैं जिसमें मतलब मुझे कभी बड़ा भाई कहता है और मुझे काबिल एहतराम कहता है और सब कुछ कहता है। अचानक ही एक दिन जब उसकी हम कैबिनेट में उसकी बात करते हैं, उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं, और IG साहब ने फिर उनसे मिलकर एक साजिश के तहत उन्होंने अचानक ही एक दिन में वो रिपोर्ट गलत आ जाती है और फिर वो लीक भी हो जाती है और इस तरह की हो जाती है। अब एक ये नए IG साहब आए हैं, बहुत ही ऑनेस्ट अफसर हैं, उन पर छोड़ दिया गया है, वो जो फैसला करें वो कर लें। वज़ीर आला ने भी कहा है कि पुलिस अपने तौर पे भी कर ले, और मज़ीद भी जो इंक्वायरी करना चाहे कोई तो वो कर ले। लेकिन मैंने फिर भी दोबारा भी चैलेंज करता हूँ कि एक नहीं 10 पुराने 10 SSP को बिठाएं शिकारपुर के, जो तो वहाँ तैनात होकर के गए। एक भी अगर कह दे, एक आदमी भी कह दे हाँ, तो मतलब फिर हम वो सज़ा भुगतने को तैयार जो आप कहें। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच। शहरियार साहब, सर एक खबर बता रही है, बिलावल साहब का बयान आपकी नज़र की देता हूँ कि टिड्डी दल के हमलों के बायस पाकिस्तान में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा है। सर पाकिस्तान में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरा सिर्फ टिड्डी दल से तो नहीं है,
यहाँ तो चलता हुआ ट्रक जो कराची की तरफ आ रहा होता है गंदम लेके, वो गायब हो जाता है, हवा में चले जाता है, ज़मीन में चले जाता है, पता नहीं कहाँ चले जाता है। नामालूम अफराद MQM के साथ दफन नहीं हो गए, नामालूम अफराद तो आज भी काम कर रहे हैं और पूरा ठीक ठाक जमा करके काम कर रहे हैं। कुछ फरमाइएगा। देखें, टिड्डी दिल से तो वाकई प्रॉब्लम है अपनी जगह, और उसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ एफर्ट्स हमें दरकार हैं और वो कुछ पीछे रह गए हैं इस काम में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जो कहत साजी की ये बात कर रहे हैं, ये तो आपने खुद क्रिएट की है। पिछले साल आपने गंदम प्रोक्योर नहीं की, इस साल आपने गंदम प्रोक्योर अनाउंस की आके अप्रैल के एंड में, जब तक आप पॉलिसी बना रहे थे। सिंध में मार्च के मिड में, लोअर सिंध के एरियाज़ में, सांगड़ के एरिया में गंदम उतरना शुरू हो जाती है। एक महीने से गंदम उतर रही थी और सूबे से वो जा रही थी, और इनके अपने लोग, डेडिकेटेड लोग फूड डिपार्टमेंट के जो इनके पेरोल पे होते हैं, वो खरीद के गंदम को स्टोर करते जा रहे थे कि इनिशियल आते हुए गंदम बहुत सस्ती मार्केट में आ जाती है, तो वो खरीद के ऑलरेडी स्टोर कर रहे थे। ये हालात थे। उसके बाद 70% ऑफिसर्स वो तैनात किए गए फूड डिपार्टमेंट में जो ऑलरेडी नैबज़दा थे या अंडर इंक्वायरीज थे, और ये कतहन इस वजह से नहीं था कि ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं थे। सर अनफॉर्चुनेटली शहरियार साहब, राना अशरफ साहब, हाफिज अहमद साहब, इम्तियाज शेख साहब, अनफॉर्चुनेटली शो मेरा ख्याल है कि शायद पहले ही वाइंड अप करने की कॉल दे दी गई है, या पता नहीं, टाइम का पता नहीं चला आप लोगों की मौजूदगी में। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। ये था आज का शो। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।